Hello friends, next question we are starting, that is question number 13, classwork section, 13 number question. Question पढ़ते. Question is very simple. Question is that PQR partners carrying on business in the partnership firm sharing profit and losses in the ratio 5:4:3. Profit sharing ratio is given 5:4:3 and respectively, and the trial balance of the firm on 31st March 2014 was as follow. ट्रायल बैलेंस आपको दिया जिसमें प्लांट्स एंड मशीन है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है और कैपिटल अकाउंट बैलेंस है. PQR का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है. इसके बाद है ड्राइंग्स तीनों पार्टनर का ड्राइंग आपको दिया है. डेप्रीशिएशन आपको दिया है, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट्स एंड मशीनरी. अब प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू ऊपर आपको यहाँ पे दी है 85,000 और उसका डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट है वो डेप्री की अमाउंट आपको यहाँ दी है 825,000. सो 85,000 की असर है और डेप्रीशिएशन अगर आपको अलग से दिया है तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो प्लांट्स एंड मशीनरी है, अगर डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा था कि बैलेंस शीट के अंदर अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट अगर अलग से आपको दिया हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि जो असेट है वो कॉस्ट प्राइस पे है और उसका जो डेप्रीशिएशन है वो आपको अलग से यहाँ पे दिया है. तो इसका मीनिंग ये होता है कि 85,000 की कॉस्ट है और 25,000 का डेप्री है, तो इसकी मीनिंग बुक वैल्यू 85,000 माइनस 25,000, बुक वैल्यू हुई 60,000. इसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 123,300 एंड कैश एंड बैंक बैलेंस इज 88,300. ओके, यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको अलग से दिया है. यहाँ पे एक चीज़ आप मार्क कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रेडिंग अकाउंट का मीनिंग P&L अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट मीनिंग नॉट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट, ट्रेडिंग का प्रॉफिट मीनिंग ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट नहीं, मीनिंग बिजनेस प्रॉफिट. P&L का प्रॉफिट आपको अलग से बैलेंस शीट में दिया है. ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर वो प्रॉफिट को आपको अलग से मेंशन करके दिया है और इवन बैलेंस शीट के अंदर आप यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट भी दिए है. बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट भी दिया है और बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट भी आपको अलग से दिया है. इसका मीनिंग ये हुआ कि जो प्रॉफिट आपको दिया है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट आपको दिया है, ये प्रॉफिट अभी तक कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ नहीं है. ये जो प्रॉफिट की अमाउंट है इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया नहीं है. ठीक है, यानी ये प्रॉफिट अभी तक कैपिटल अकाउंट में, करंट ईयर का जो प्रॉफिट अभी तक वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है. सो यहाँ पे अलग से दिया है, ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि प्रॉफिट अलग से दिया, इसका मीनिंग ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुआ है. और कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू 5% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे करना है? 5% ऑन द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस पे 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है. एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस. ये जो ट्रायल बैलेंस बना दिया, ये जो ऊपर आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया है, ये ट्रायल बैलेंस बना दिया, बट अभी करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है करंट ईयर का, ये करंट ईयर के प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 5% वो अभी प्रोवाइड करना बाकी रह गया. वापस एक बार पढ़ ले. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ऑन अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द अबव ट्रायल बैलेंस. यानी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, अभी तक वो पेमेंट हुआ नहीं है. ठीक है, वो बाकी है. इसके बाद ऑन 31st March 2014 दे फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब इन लोगों ने क्या किया, पार्टनरशिप फॉर्म को क्लोज करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट की विद द ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख. इसकी ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी होगी उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख. ऑफ कितने की? तो 10 रुपीज इच टू बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप. 2 लाख रुपए की टोटल ऑथराइज कैपिटल होगी. दैट विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस. यहाँ पे लिखा है दैट विल बी डिवाइडेड इन डिफरेंट क्लासेस. इसका मीनिंग क्या होगा कि 2 लाख की जो शेयर कैपिटल है वो शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं. डिफरेंट क्लासेस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे मीनिंग होता है कि हम ये 2 लाख में से इक्विटी शेयर भी इशू कर सकते हैं और ये 2 लाख में से प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं. मीनिंग आपको अलग अलग क्लासेस के शेयर कैपिटल भी आपको इशू करना हो तो कर सकते हैं. डिफरेंट क्लासेस मीनिंग इक्विटी भी यूज हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकते हैं. यू आर इन्फॉर्म फर्दर दैट प्लांट्स एंड मशीनरी टू बी ट्रांसफर्ड एट 66,000. प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू हमने यहाँ पे चेक की थी, तो प्लांट्स एंड मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे आ रही थी 60,000 और इसको टेक ओवर किया था कितने पे? 66,000 पे. तो 6,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे. इसके बाद पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट हो गया. सेकंड पॉइंट, शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशू टू पार्टनर्स एट पार. जो भी शेयर्स इशू करेंगे दैट विल बी इशूड एट पार, फेस वैल्यू पे इशू करेंगे. इन सच नंबर, कितने इशू करेंगे? इन सच नंबर एज सच क्लासेस एज सच क्लासेस एंड सच नंबर एंड सच क्लासेस. सच नंबर इतने शेयर्स देंगे और उस क्लासेस के देंगे, मीनिंग उस कैटेगरी के देंगे. एज विल गिव पार्टनर्स बाय रीजन ऑफ द शेयर होल्डिंग अलोन सिमिलर राइट्स एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सिमिलर राइट्स, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. सिमिलर राइट्स एज रिगार्ड टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मीनिंग क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टनर है, आप समझो पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो रही है किसमें? कंपनी में. पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होगी तो कंपनी शेयर कैपिटल इशू करेगी पार्टनरशिप फर्म को और पार्टनरशिप फर्म जो शेयर कैपिटल मिलेगा वो पार्टनर्स को इशू करेंगे. पहले कंपनी पार्टनरशिप फर्म को शेयर कैपिटल इशू करेगी और वो शेयर कैपिटल कंपनी पार्टनरशिप फर्म किसको देगी? उनके पार्टनर्स को. तो हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको ऐसा बोला है
कि कंपनी शेयर कैसे इशू करेगी। उनकी ऑथोराइज कैपिटल आपको बोला है 2 लाख है। अब 2 लाख में कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे, डिफरेंट क्लासेस के इशू करेंगे, ऐसा भी बोला था। तो डिफरेंट क्लासेस के इशू करेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है कि कुछ इक्विटी शेयर भी इशू करेंगे, कुछ प्रेफरेंस शेयर भी इशू करेंगे। बट कितने इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन करके नहीं दिया है। इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पे आप समझो क्या करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू मेंशन नहीं की है, बट इनडायरेक्टली मेंशन कर दिया है। डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, बट इनडायरेक्टली मेंशन कर दिया। क्या मेंशन किया समझो। तो यहाँ पे बोला है कि शेयर्स ऐसे अलॉट करो, शेयर्स ऐसे अलॉट करो कि शेयर होल्डिंग की वजह से, शेयर्स ऐसे अलॉट करो कि शेयर होल्डिंग की वजह से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमिलर मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमिलर मिले। मीनिंग शेयर्स ऐसे इशू करो कि शेयर कैपिटल की वजह से, अलग से नहीं, शेयर कैपिटल की वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम होना चाहिए जो पहले होता था। अब पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता था, यहाँ पे ऊपर लिखा था 5% होता था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले पार्टनर्स को 5% मिलता था, तो शेयर होल्डर बनने के बाद भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना चाहिए। जितना इंटरेस्ट उनको अमाउंट में, 5% रेट तो बराबर, बट अमाउंट में जितना पहले मिलता था उतना ही अभी मिलना चाहिए। ठीक है, आगे बोला है एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। आगे इंपॉर्टेंट ये है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एज दे हेड इन पार्टनरशिप। और दूसरा आपको ये बोला है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज एज दे हेड इन पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब क्या होगा, सिचुएशन समझने का ट्राई करें। ये सेंटेंस का, ये पॉइंट नंबर 2 का मीनिंग क्या आता है, ये समझने का ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे चलो समझने का ट्राई करते हैं क्या हो रहा है, पहले बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये बोला था कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सेम होना चाहिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम होना चाहिए, तो आप समझो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड का कोई रेट फिक्स होता नहीं है। तो डिविडेंड का अगर रेट फिक्स ही नहीं होता है तो फिर इंटरेस्ट फिक्स कैसे हो सकता है। अगर मैं सपोज पार्टनर को इक्विटी शेयर इशू करूँ, अगर मैं सपोज पार्टनर को इक्विटी शेयर इशू करूँ, तो उनका जो इंटरेस्ट सेम रखने की बात करें वो तो होगा नहीं। तो कंपलसरी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे उनका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अगर वो मुझे सेम रखना है तो मुझे कंपलसरी उनको प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे। और प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, तो प्रेफरेंस शेयर इशू करूँ तो ही वो कैलकुलेशन में कर सकता हूँ, तो ही मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिक्स कर सकता हूँ। मीनिंग क्या करेंगे समझो, पार्टनर्स की कैपिटल देखो कितनी थी, फिक्स कैपिटल। आपको बोला था कि 5% इंटरेस्ट जो होगा वो 5% इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे होगा, ये वगैरह आपको बोला था क्वेश्चन में। तो पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल PQNR की ओपनिंग कैपिटल है 63, 42 एंड 21,000। अब इसका कैलकुलेशन अगर अब मैं करूँ, 63,000 इसका ओपनिंग है, ओपनिंग कैपिटल 63,000, उसका 5% करूँ तो आंसर कम्स टू 3150। एक का इंटरेस्ट आ रहा है 3150, सेकेंड का 2100, थर्ड का 21,000 इंटू 5% 1050, ये इनका इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये बोला है कि ये जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहनी चाहिए। अब इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रहनी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट सेम रखने के लिए आपको सिमिलर नंबर ऑफ, ये जो जितनी कैपिटल है, जितनी इनकी कैपिटल है उतनी ही अमाउंट के प्रेफरेंस इश्यू कर देने पड़ेंगे, तो ही ये इंटरेस्ट का पोर्शन सेम रहेगा। ये इंटरेस्ट का पोर्शन सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का जो पोर्शन है ये सेम रखने के लिए जितना इंटरेस्ट हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट काउंट किया, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट काउंट किया, तो अगर ये इंटरेस्ट सेम रखना हो तो कैपिटल सेम रखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है। तो मुझे अगर ये इंटरेस्ट 3150, फर्स्ट पार्टनर का इंटरेस्ट था 3150 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब मैंने कैलकुलेट किया तो मल्टीप्लाई किया था, अब मैं रिवर्स कैलकुलेट करूँ तो डिवाइड होगा। तो 3150 डिवाइड बाय 5% करो तो आंसर आएगा 63,000। 3150 इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए। इंटरेस्ट की अमाउंट है 3150, कौन से रेट पे, 5%। ठीक है, जो पहले होता था। तो अगर मेरे को 5% इंटरेस्ट देना है, अमाउंट 3150 देनी है, तो मेरे प्रेफरेंस शेयर कितने होने चाहिए, 63,000 जो पहले कैपिटल थी। ठीक है, समझ आ रहा है। यानी सेम वे सेकंड की कैपिटल कितनी होगी, तो सेकंड पार्टनर की कैपिटल 42,000 रखनी पड़ेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रखनी पड़ेगी 42,000, और थर्ड पार्टनर की कैपिटल भी सेम रखनी पड़ेगी, दैट इज 21,000। समझ आ रहा है। तो अगर ये कैपिटल सेम रखेंगे तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से सेम होगा। यानी क्या होगा कि यहाँ पे आप समझे सिचुएशन कि अगर फॉर एग्जांपल मैं टोटल कितने प्रेफरेंस शेयर, टोटल कितने शेयर्स देने वाला हूँ ये मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल टोटल शेयर्स मैं 5 लाख के देने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टोटल शेयर कैपिटल यानी परचेस कंसिडरेशन टोटल 5 लाख देने वाला हूँ। इसमें से 63,000, 42,000 एंड 21,000 टोटल करे तो ये तीनों का टोटल मैंने किया, ये तीनों का टोटल किया कैपिटल का, तो 1,26,000 के तीनों के मिला के टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी। अब अगर मेरी टोटल परचेस कंसिडरेशन 5 लाख है
और इसमें से मुझे 1,26,000 1,26,000 ये कैपिटल का टोटल दिया। 1,26,000 अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करूँ तो मेरी टोटल परचेस कंसिडरेशन, ये मैंने अज्यूम किया है 5 लाख, ये 5 लाख की टोटल परचेस कंसिडरेशन है और इसमें से इतने प्रेफरेंस शेयर है, तो बाकी का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, इक्विटी शेयर का होगा। तो इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बोला था कि सच क्लासेस ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, सच क्लासेस ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, मीनिंग प्रेफरेंस शेयर भी इशू करो, इक्विटी शेयर भी इशू करो। तो इक्विटी शेयर कितने इशू करो ये बताया क्वेश्चन में नहीं है, इवन प्रेफरेंस शेयर भी कितने इशू करो ये बताया नहीं है, बट इनडायरेक्टली आपको ये बोला है कि प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करो तो उनकी कैपिटल की जो अमाउंट है, उनकी कैपिटल की जो अमाउंट है वो सेम हो, सॉरी उनका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सेम हो, वैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करो। तो जितनी उनकी पुरानी कैपिटल थी उतना ही अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करो तो ही उनका इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होगा। तो 1,26,000 उनकी कैपिटल थी, उतना प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे। टोटल जितनी परचेस कंसिडरेशन होगी इसमें से प्रेफरेंस शेयर इतने होंगे, तो बाकी जो बचेगा वो क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा। समझ आया? तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे कि इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे। प्रेफरेंस शेयर की अमाउंट तो मिल गई 126 इशू करेंगे, बाकी का इक्विटी शेयर होगा। बट वो बाकी का इक्विटी शेयर ढूंढने के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट, कि टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना होगा और उसमें से फिर इक्विटी प्रेफरेंस शेयर माइनस करोगे तो इक्विटी शेयर मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट था। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बोला है बिफोर ट्रांसफरिंग द बिजनेस द पार्टनरशिप विश टू विड्रॉ द पार्टनर from the partnership from the profit to the extent that बैंक बैलेंस इज रिड्यूस टू ₹50,000। यानी क्या बोले कि पार्टनर्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो बैंक बैलेंस की अमाउंट है, बैंक बैलेंस है 88,300 का कैश एंड बैंक बैलेंस है। इसमें से आपको ये बोल रहा है कि थोड़ा बहुत कैश वो लोग विड्रॉ करेंगे और 50,000 कैश रखेंगे टेक ओवर करने के लिए, कंपनी टेक ओवर करने के लिए। कंपनी जो टेकिंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करेगी, तो असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर करने के लिए कैश बैलेंस कितना रखेंगे, 50,000 रखेंगे, ठीक है। और 88,300 का कैश बैलेंस था, इसमें से 50,000 रखेंगे, बाकी का विड्रॉ कर लेंगे। और लास्ट में पॉइंट नंबर 4 बोला है ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट प्लांट्स एंड मशीनरी, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट प्लांट्स एंड मशीनरी एंड बैंक बैलेंस टू बी टेकन ओवर एट देयर वैल्यू एज पर द बुक्स। मीनिंग प्लांट मशीनरी और कैश बैलेंस के सिवाय बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे टेक ओवर करो। तो ये जो आपको पॉइंट नंबर 4 बोला है ये किसके लिए आपको दिया है, तो दिस इज गिवन टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, कि सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर करो कौन से वैल्यू पे, पर सबको टेक ओवर करो बुक वैल्यू पे, खाली प्लांट्स एंड मशीनरी और कैश बैलेंस में चेंज आएगा, बाकी सब कुछ सेम वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा है P&L अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट सम जैसा क्वेश्चन है। प्रिपेयर P&L अकाउंट। P&L अकाउंट क्यों पूछा है, क्योंकि आपको याद हो तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट आपको अलग से दिया था। यहाँ पे ये रहा प्रॉफिट की जो फिगर है 1,23,300, ये प्रॉफिट की अमाउंट आपको क्वेश्चन में अलग से दी थी, प्रॉफिट की फिगर आपको अलग से दी थी और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना बाकी था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी था, इसलिए आपको P&L अकाउंट पूछा है। दूसरा कैपिटल अकाउंट्स पूछा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एंड तीसरा पूछा है स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच क्लास टू बी इशूड टू कंपनी टू ईच पार्टनर्स एंड डिटेल्स ऑफ राइट ऑफ दोज पार्टनर्स, ठीक है। मीनिंग कितने शेयर्स कौन सी कैटेगरी के इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे ये बताओ, ठीक है। सो दिस इज योर कैलकुलेशन। ये 3 चीज़ आपको पूछी, वो हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते, दैट इज वर्किंग नोट से स्टार्ट करते। दैट वर्किंग नोट विल बी कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। कैलकुलेशन स्टार्ट करते फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। पे लिख देते पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन ओवर, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बोला था। तो पहले एसेट्स से स्टार्ट करते और 1-2 जगह पे चेंज था, प्लांट्स एंड मशीनरी की में चेंज था, कैश में चेंज था, बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे टेक ओवर करना था। तो सबसे पहले आता है प्लांट्स एंड मशीनरी। तो प्लांट्स एंड मशीनरी के लिए आपको बोला था 66,000 पे टेक ओवर करना है। तो यहाँ पे प्लांट्स एंड मशीनरी इट विल बी 66,000, आपको एडजस्टमेंट में दिया है 66,000 फिगर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला है। आफ्टर दैट स्टॉक 64,200, स्टॉक की वैल्यू 64,200। देन स्टॉक हो गया। डेटर्स 66,500, डेटर्स 66,500 डेटर्स बैलेंस होगा। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स माइनस करेंगे लायबिलिटीज में से। ओके, इसके सिवाय कोई और असेट हो तो चेक कर लो। तो क्रेडिटर्स है, फिर कैपिटल है, ड्राइंग्स है, डेब्री है, प्लांट्स एंड मशीनरी, कैश एंड बैंक। ओके, कैश एंड बैंक एक और असेट है। कैश एंड बैंक में आपको बोला था कि 50,000 का कैश एंड बैंक टेक ओवर करेंगे,
और ऊपर का बाकी जो है वो पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे। सो कैश एंड बैंक बैलेंस ये टेक ओवर होगा अप टू ₹50,000। ओके, परचेस कंसिडरेशन में गुडविल भी आता है अगर क्वेश्चन में दिया हो तो गुडविल के लिए क्वेश्चन में आपको कहीं पे कोई एडजस्टमेंट बोला नहीं था कि गुडविल की अमाउंट पे करेंगे, ऐसा कहीं पे एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं था। फर्स्ट एडजस्टमेंट था प्लांट्स एंड मशीनरी, फिर ओके कहीं पे भी गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला था, ठीक है। सो गुडविल यहाँ पे नहीं आएगा। उसमें से क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में एक ही है क्रेडिटर्स की अमाउंट है कितना, तो क्रेडिटर्स है 84,700। सो क्रेडिटर्स माइनस कर दे, असेट्स का टोटल कर देंगे और माइनस लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 84,700 क्रेडिटर्स का बैलेंस होगा, ओके वो माइनस कर देंगे। एंड फिर असेट्स और लायबिलिटी का टोटल, असेट्स का टोटल 66,000 प्लस 64,200 प्लस 66,500 प्लस 50,000, इट कम्स टू 246,700 246,700 एंड लायबिलिटीज में 84,700। असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस निकाला है तो 246,700 माइनस 84,700 कम्स टू 1,62,000। दिस 1,62,000 इज नथिंग बट योर परचेज कंसिडरेशन। ये क्या आएगा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। असेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट हमें मिल गई। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है कि इसमें इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे और प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे बाजू में एक और वर्किंग नोट बना देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। सो इसमें टोटल 162,000 का परचेस कंसिडरेशन था। ये 1,62,000 में आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि प्रेफरेंस शेयर कितने इश्यू करो, तो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले था उतना ही रहना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करेंगे और इक्विटी शेयर कितने इशू करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको बोला था कि प्रेफरेंस शेयर कितने इशू करो, तो जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले मिलता था उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले बाद में, उतने प्रेफरेंस शेयर इशू करो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर फिक्स रखना है तो जितनी कैपिटल पहले थी उतनी ही कैपिटल के प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो ही मैंने आगे समझाया वो वैसा कि प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स करने के लिए जितने ही कैपिटल पहले थी उतनी ही कैपिटल अगर बाद में होगी प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में, तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स होगा, सेम होगा। तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी लेंगे, जितनी उनकी पुरानी कैपिटल थी उतनी ही प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, बराबर। 3 पार्टनर को उनकी अमाउंट थी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की अमाउंट 63, 42 एंड 21। PQR 63,000, 42,000 एंड 21,000। टोटल करें तो 63, 42 एंड 21,000 टोटल कम्स टू 1,26,000। टोटल था 162,000 माइनस 126,000 कम्स टू 36,000। 36,000 जो आंसर आया, ये प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। अब ये इक्विटी शेयर एबीसी में कैसे इश्यू करेंगे, सॉरी पीक्यूआर में कैसे इश्यू करेंगे, तो उसके लिए बाइफर्केशन आपको दिया था क्वेश्चन में कि ये इक्विटी शेयर जो है उसमें पीक्यूआर को कितना मिलेगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में एक लाइन बोला था, वो हम देख लेते हैं वापस एक बार। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा था, बराबर पढ़ना। पॉइंट नंबर 2 में लिखा था शेयर्स इन द कंपनी टू बी इश्यू टू पार्टनर्स एट पार इन सच नंबर एंड सच क्लासेस। सच नंबर एंड सच क्लासेस मीनिंग क्वांटिटी और टाइप वो होगा एज विल गिव पार्टनर बाय रीजन देयर ऑफ शेयर होल्डिंग अलोन, कि शेयर होल्डिंग की वजह से द सिमिलर राइट्स एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड के बाद पहले क्या बोला है, देयर राइट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल रिमेन सेम, मीनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम रहना चाहिए। इसका मीनिंग प्रेफरेंस इश्यू करने पड़ेंगे। फिर बोला है एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एज दे हैड इन पार्टनरशिप, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एज दे हैड इन पार्टनरशिप, मीनिंग प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी में भी सेम ही होना चाहिए जो पार्टनरशिप फॉर्म में था। प्रॉफिट शेयरिंग कंपनी में से प्रॉफिट शेयरिंग पीक्यूआर का सेम होना चाहिए जितना कंपनी में था। इसका मीनिंग ये हुआ, से अब समझो पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट जो होगा वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं, बट कंपनी में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता नहीं है।
पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड होता है, बट कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता। पार्टनर कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट मिलता है, बट जिस शेयर होल्डर्स के शेयर ज़्यादा होंगे उसको ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, और जिसके शेयर कम होंगे उसको डिविडेंड कम मिलेगा। तो अगर आपको ये बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका पहले था, उनको जितना पहले प्रॉफिट मिलता था, जो प्रपोर्शन में मिलता था, नॉट अमाउंट सेम बट प्रपोर्शन इज सेम। आपको ये बोला है कि पहले जो उनको प्रॉफिट जो प्रपोर्शन में मिलता था वही प्रपोर्शन में कंपनी में से प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब पहले पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रपोर्शन में प्रॉफिट मिलता था, अगर वही प्रपोर्शन में प्रॉफिट पार्टनरशिप कंपनी में से मिलना चाहिए, तो कंपनी में जो शेयर इश्यू करेंगे, कंपनी में से शेयर होल्डर को जो शेयर इश्यू करेंगे वो हम कौन से प्रपोर्शन में इश्यू करेंगे, तो यहाँ पे हम कैपिटल प्रपोर्शन में इश्यू नहीं कर सकते। बराबर, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आपको याद हो तो हमने कैपिटल प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, बिकॉज अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो फिर कैपिटल प्रपोर्शन में इश्यू करना पड़ेंगे शेयर्स। बट यहाँ पे आपको बोला है कि पार्टनरशिप फर्म में जो रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग होता था वही कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। अब कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो शेयर्स का अलॉटमेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना पड़ेगा। शेयर्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलॉट करोगे तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलॉट हो ही जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं शेयर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलॉट करूँ तो प्रॉफिट इनडायरेक्टली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अलॉट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जो था वही होना चाहिए, बट कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो होता नहीं, शेयर कैपिटल होती है। तो शेयर कैपिटल को वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सो दैट शेयर कैपिटल की वजह से जो डिविडेंड मिले वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए। मीनिंग 36,000 को क्या करेंगे, 36,000 के टोटल शेयर्स जो आपको इशू करने हैं वो 36,000 को कौन से रेशियो में इशू कर दो, 543। यहाँ पे हम कैपिटल रेशियो नहीं लेंगे बिकॉज क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होना चाहिए, जो पहले मिलता था उतना ही प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट सेम रखना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इक्विटी शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो रेशियो था आपका 5:4:3। तो 36,000 को 5 and 4 9 and 3 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 5। तो पी को 15,000 शेयर इशू करेंगे, क्यू को 12,000 शेयर इशू करेंगे और आर को 9,000 शेयर इशू करेंगे। अगर आप इतने शेयर इशू करोगे तो पार्टनर का डिविडेंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, इतने इक्विटी शेयर इशू करेंगे पार्टनर को, और इतने हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और इतने इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ठीक है, सो ये अपना मेन कैलकुलेशन का जो पार्ट था वर्किंग नोट का, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब क्वेश्चन में जो अकाउंट्स एंड वगैरह पूछा था वो हम चेक कर लेते हैं क्या क्या पूछा था। इसके बाद स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको ये पूछा था, फर्स्ट आपको ये पूछा है प्रिपेयर P&L अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2014। क्या पूछा है, प्रिपेयर P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट बना देते। P&L अकाउंट में कुछ नहीं करना है, सिंपल सा P&L अकाउंट है। ऑलरेडी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको पूछा है पहले वो बना देते हैं। फर्स्ट आंसर अपना P&L अकाउंट, इनफैक्ट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोल सकते हैं। क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया है बाय प्रॉफिट, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है पार्टनर्स के बीच में, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी था, तो प्रॉफिट की फिगर चेक कर लेते कितना था। तो प्रॉफिट की फिगर थी 123,600 समथिंग, यस 123,300 प्रॉफिट था, 123,300। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं 123,300 प्रॉफिट। ओके, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना बाकी था, इसीलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करें। सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना बाकी था, सो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर लेते। वो आपको बोला था 5% प्रोवाइड करना बाकी है ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ऑन ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ PQR। तो PQR को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट भी किया था क्वेश्चन में, एक बार वापस कैलकुलेट कर ले। 63,000 का 5%, P की कैपिटल 63,000, उसका 5% दैट कम्स टू 3150। फिर Q की कैपिटल है 42,000, उसका 5% कम्स टू 2100। और R की कैपिटल है 21,000, उसका 5% कम्स टू 1050। टोटल 3150 प्लस 2100 प्लस 1050 कम्स टू 6300। ओके, अब ये प्रॉफिट में इंटरेस्ट जो बाकी था वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 123,300 माइनस 6300, 1,17,000।
ये प्रॉफिट आएगा 1,17,000 दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज PQR. Profit sharing ratio was 543. 1,17,000 divided by 12 into 5, 48750, 39,000 and 29250. ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस इज योर फर्स्ट आंसर, P&L अकाउंट. बराबर, एकदम सिंपल सा था. इसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछा है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर. सेकंड क्या पूछा है, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स. सो कैपिटल अकाउंट्स जो पूछे उसके लिए कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, 3 partners, PQR, particulars, PQR. ओके, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ड्रॉ डाउन, पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 63, 42, 21, 63,000, 42,000 and 21,000 ओपनिंग कैपिटल. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन में ड्राइंग्स की फिगर आपको दी है 20,000, 20,000, 15,000. सो ड्राइंग की फिगर पार्टनर्स में अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा. ड्राइंग डेबिट साइड यहाँ पे 2, ड्राइंग्स 20,000, 20,000 and 15,000 will be amount of drawing. After that drawing प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाकी था जो हमने वर्किंग नोट में फाइंड किया था. यहाँ पे P&L अकाउंट बना के भी फाइंड किया था. इवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बाकी था. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3150, 3150, 2100 and 1050 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी था. तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय P&L अकाउंट 48,750, 39,000 एंड 29,250 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. इसके अलावा और क्या बाकी था चेक करो. तो इसके सिवाय क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन, नॉर्मली जब डिसोल्यूशन होता है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस विद पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन कहीं पे हुआ था क्या? क्वेश्चन में बैलेंस शीट में यहाँ पे एक ये प्लांट एंड मशीनरी एक ही जगह पे रिवैल्यूएशन हुआ था, बाकी कहीं जगह नहीं. प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 85,000 माइनस उसका डेप्री 25,000, तो इसकी वैल्यू थी 60,000 और उसको टेक ओवर किया था 66,000 पे. तो 6,000 रुपये का वहाँ पे प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन का. इसके सिवाय बाकी कोई भी एसेट्स को ज़्यादा वैल्यू पे टेक ओवर नहीं किया था, बाकी सब कुछ बुक वैल्यू पे टेक ओवर हुआ था. तो यहाँ पे 6,000 का जो प्रॉफिट हुआ था ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओ तो उसमें ये एक ही अमाउंट आएगी प्रॉफिट की. सो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो 6,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दैट इज 2500, 2500, 2,000 एंड 1500. ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा. प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया. आफ्टर दैट नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. एंड बस इसके सिवाय पार्टनर्स को हम पेमेंट जब करेंगे, अब याद करो एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आपने किया था उसमें आप क्या क्या करते थे. तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके उसका प्रॉफिट लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर करते थे, वो हो गया यहाँ पे. इसके सिवाय इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी था, वो हो गया. ड्राइंग्स की एंट्री इस क्वेश्चन में एडिशनली बाकी थी, वो हो गई. इसके सिवा हम क्या करते हैं, तो परचेस कंसिडरेशन की एंट्री पास करते हैं जो रियलाइजेशन में जाती है. परचेस कंसिडरेशन की एंट्री हम पास करते हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है. और परचेस कंसिडरेशन जो आता है
पार्टनरशिप फर्म को जो मिलता है, कंपनी के पास से परचेस कंसिडरेशन के पैसे जो मिलते हैं शेयर्स के फॉर्म में या कैश के फॉर्म में, जैसे भी परचेस कंसिडरेशन जो कंपनी के पास से मिलता है पार्टनरशिप फर्म को, वो पार्टनरशिप फर्म परचेस कंसिडरेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किसको कर देती है, कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर को कर देते हैं। सो अल्टीमेटली परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट जो आएगी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो हमने वर्किंग करके रखा है ऑलरेडी कि 1,62,000 का परचेस कंसिडरेशन है, वो मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को। एंड पार्टनरशिप फर्म प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के फॉर्म में PQR को इतने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इश्यू कर देंगे। सो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इनको इश्यू करने के लिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन परचेजिंग कंपनी का नाम जो भी था उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इन लोगों ने बिजनेस डिसॉल्व किया था, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा लिखा है द फॉर्म्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खाली नाम लिखा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखा है, प्राइवेट कंपनी का नाम नहीं लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परचेज प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, परचेजिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। और वो कितने थे, तो वो थे 6342, ये जो हमने वर्किंग किया था 63, 42 एंड 21,000। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 63, 42 and 21,000 and similarly to equity share capital in equity share in purchasing company। अब इक्विटी शेयर कितने इशू हुए थे, तो 15,000 यहाँ पे वर्किंग किया था, 15,000, 12,000 एंड 9,000, 15,000, 12,000 एंड 9,000। तो यहाँ पे अमाउंट 15,000, 12,000 एंड 9,000 ये इक्विटी शेयर इशू करेंगे। एंड फाइनली इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। सो इसके अलावा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बाकी का जो पार्टनर का बैलेंस होगा या तो वो लोग कैश में लाएंगे या तो ले जाएंगे फाइनली। सो पार्टनर का कैश का फाइनल बैलेंस फाइंड करें, 63,000 एक्स पी का कैलकुलेशन करें, 63,3150 प्लस 48,750 प्लस 2500 minus 20,000 minus 63,000 minus 15,000, answer comes to 19,400। ये 19,400 फाइनली इनको कैश में पेमेंट XP को कैश में पे करना पड़ेगा। इसके बाद 42,000, 2,100, 42,000, 2,100, 39,000 एंड 2,000 माइनस 20,000 माइनस 42,000 माइनस 12,000, 11,100 Q को पेमेंट होगा। एंड 21,000 प्लस 1050 प्लस 29,250 प्लस 1500 माइनस 15,000 माइनस 21,000 माइनस 9,000 कम्स टू 7,800, ठीक है। तो ऐसा पेमेंट फाइनली PQR का 19,400, 11,100 एंड 7,800 का पेमेंट इनको करना पड़ेगा। और ये सेकंड कैलकुलेशन अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको 3 क्वेश्चन पूछे थे। इसमें पहला क्वेश्चन था कि P&L अकाउंट बनाओ, तो P&L अकाउंट बना दिया था। सेकंड था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि पार्टनर्स को अब डिस्ट्रीब्यूशन जो करोगे, थर्ड क्वेश्चन में ये था जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, अ स्टेटमेंट शोइंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ईच क्लास टू बी इश्यू टू कम बाय कंपनी टू पार्टनर्स एंड राइट टू दिस पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स को कौन सी टाइप के कितने शेयर्स इश्यू करेंगे वो आपको बताना है। तो इसका वर्किंग ऑलरेडी हमने करके यहाँ पे रखा है, यहाँ पे वर्किंग नोट में करके रखा है। एक और बार इसको जस्ट खाली प्रेजेंट कर लेते हैं कि क्या किसको इश्यू करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, ये आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा है जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है PQR। उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और दूसरा है सेकेंड है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चेक करें तो P का 63,000, P का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 63 और इक्विटी शेयर 15,000, 63,000 एंड 15,000। तो यहाँ पे 63,000 एंड यहाँ पे 15,000। Q में चेक करें तो Q में 42,000 एंड 12,000 प्रेफरेंस शेयर, 42,000 और इक्विटी शेयर 12,000। और R में
आर में 21,000 एंड 9,000, 21,000 एंड 9,000, 21,000 and 9,000. Okay, and finally total 63,000 plus 15,000 comes to 78,000. P को टोटल पेमेंट होगा 78,000, 42,000 प्लस 12,000 54,000 Q को पेमेंट होगा, और 21,000 प्लस 9,000 कम्स टू 30,000 रुपीज़, 30,000 आर को पेमेंट होगा. ठीक है, सो इन दिस वे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन होगा. दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में फाइंड करके रखा था, इसको खाली आपको अलग से प्रेजेंट करना था. सो यहाँ पे ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन 14 देखे क्या कहता है. ए एंड बी कैरिड ऑन बिजनेस एज पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. दो पार्टनर्स है ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन इक्वली. The business was being carried on by two department, R and W department, called department R, department W. एक बिजनेस है ए एंड बी, दो पार्टनर्स है. बिजनेस ए के दो पार्टनर्स है ए एंड बी. बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट है, बिजनेस के अंदर दो डिपार्टमेंट है. नया बिजनेस नहीं है, दो डिपार्टमेंट है बिजनेस के अंदर. दो पार्टनर है ए एंड बी, दो डिपार्टमेंट है आर एंड डब्ल्यू. द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2014. इसमें क्रेडिटर्स है डिपार्टमेंट आर और डिपार्टमेंट क्यू के. क्रेडिटर्स का बैलेंस डिपार्टमेंट आर के, दो डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट आर के क्रेडिट, डिपार्टमेंट आर क्रेडिटर नहीं है, डिपार्टमेंट आर के क्रेडिटर्स है, डिपार्टमेंट डब्ल्यू के क्रेडिटर्स है. टोटल 396,000. फिर लोन है, पहला है क्रेडिटर्स, दूसरा है लोन बराबर, तीसरा है ओवरड्राफ्ट. लोन का बैलेंस है 29,400, ओवरड्राफ्ट है कैपिटल अकाउंट्स का है बैलेंस है बराबर. ऑन दी असेट साइड देयर इज लैंड बिल्डिंग फिक्चर्स डेप्रिसिएशन डेटर्स. ओके, डेटर्स में भी दो है. डेटर्स में आर और डब्ल्यू, इसका मीनिंग क्या, आर के डेटर्स और डब्ल्यू के डेटर्स, आर डिपार्टमेंट के डेटर्स और डब्ल्यू डिपार्टमेंट के डेटर्स बराबर. स्टॉक में भी आर का स्टॉक और डब्ल्यू का स्टॉक, और कैश एंड बैंक बैलेंस. ये बैलेंस शीट आपको दी है, समझ आया. इसके बाद आपको बोला है फ्रॉम 1/4/2014 इट वॉज डिसाइडेड दैट बिजनेस शुड बी टेकन ओवर बाय 2 लिमिटेड कंपनीज. अब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस एक कंपनी टेक ओवर नहीं करेगी, दो कंपनी, पूरे बिजनेस को दो अलग अलग कंपनी टेक ओवर करेगी. बिजनेस एक है, पार्टनरशिप फॉर्म एक है, बट उसको टेक ओवर कितने कौन करेगा, दो कंपनी करेगी. ठीक है, 2 कंपनीज, ए लिमिटेड, ए कंपनी लिमिटेड टू टेक ओवर द आर डिपार्टमेंट एंड बी लिमिटेड कंपनी विल टेक ओवर डब्ल्यू डिपार्टमेंट. ठीक है, यहाँ पे समझने का ट्राई कीजिए क्या हुआ सिचुएशन. यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. बिजनेस जो पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म तो एक ही है, समझो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये लिखना नहीं है, समझना है. ये पार्टनरशिप फॉर्म है, ये पार्टनरशिप फॉर्म में दो डिपार्टमेंट है, आर डिपार्टमेंट एंड सेकेंड इज डब्ल्यू डिपार्टमेंट. ओके, अब आर डिपार्टमेंट जो है, ये और ये दो डिपार्टमेंट अलग अलग कंपनी टेक ओवर करेगी. आर डिपार्टमेंट टेक ओवर होगा ए लिमिटेड के फॉर्म में, और डब्ल्यू डिपार्टमेंट विल बी टेकन ओवर बाय बी लिमिटेड कंपनी. ठीक है, दो अलग अलग कंपनी, एक आर डिपार्टमेंट को टेक ओवर करेगी, एक डब्ल्यू डिपार्टमेंट को. बट पार्टनरशिप फॉर्म भले दो कंपनी अलग अलग टेक ओवर कर रही है, बट पार्टनरशिप फॉर्म तो एक ही है. ठीक है, और दो डिपार्टमेंट को अलग अलग कंपनी यहाँ पे टेक ओवर करेगी. आगे देखते हैं. आगे बोला है द लेंडर्स एग्री टू एक्सेप्ट 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द कंपनीज एज अंडर. द लेंडर्स एग्री, लेंडर्स का मीनिंग यहाँ पे कौन, बैलेंस शीट में देखो लेंडर्स को दिख रहा है क्या, तो बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स है, लोन्स है, ओवरड्राफ्ट और कैपिटल अकाउंट. इसमें हम लेंडर किसको बोलेंगे, तो लोन का जो बैलेंस है दिस इज कॉल्ड लेंडर. उनको क्या बोला है कि उनको कंपनी ने, हमने नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म ने नहीं, बट किसने, कंपनी ने 7% के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए ऑफ द कंपनीज एज अंडर. ऑफ द कंपनीज मीनिंग कंपनी ने इशू किया, प्रेफरेंस शेयर इशू किया. और प्रेफरेंस शेयर ए कंपनी ने कितने इशू किया और बी कंपनी ने कितने इशू किया. ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड नई कंपनी है, इन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया. टोटल करो 15,840 प्लस 10,560, टोटल करूँ तो हो रहा है 26,400. ये दोनों का टोटल हो रहा है 26,400. और लोन का बैलेंस आप चेक करो तो लोन का बैलेंस भी कितना है, 26,400. मीनिंग लोन का जो पेमेंट है, यहाँ पे थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए. आप साथ साथ क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा लिखते जाइएगा. मैं जो बाइफर्केशन लिखूँ वो क्वेश्चन के अंदर आप लिखिए, सो दैट आपको ध्यान रहे कि कहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे मैं पहला बाइफर्केशन लिखता हूँ लोन का. तो लोन में ए लिमिटेड कंपनी, ये ए और बी पार्टनर नहीं है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड कंपनी के नाम लिख रहा हूँ. लोन में ए लिमिटेड कितना टेक ओवर करेगा, बी लिमिटेड कितना टेक ओवर करेगा. तो ए लिमिटेड ने 15,840 पे किया, तो ए लिमिटेड, इसका मीनिंग ये ए लिमिटेड 15,840 टेक ओवर कर रहा है.
और बी लिमिटेड ने पे किया 10560, इसका मीनिंग बी लिमिटेड पे करेगा 10560 का जो बैलेंस है ये बी लिमिटेड कंपनी पे करेगी, ये ए लिमिटेड पे करेगा, ये बी लिमिटेड कंपनी पे करेगी। ठीक है, टोटल कितना पेमेंट होना है, 26,400 का टोटल पेमेंट होगा, जिसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कंपनी जो है वो अलग अलग अमाउंट पे टेक ओवर करेगी। ठीक है, ये लोन का बाइफर्केशन होगा। आगे क्वेश्चन, ए लिमिटेड टूक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग, ए लिमिटेड टूक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो पूरा है वो कौन टेक ओवर कर रहा है, ए लिमिटेड। तो यहाँ पे ए लैंड एंड बिल्डिंग के बाजू में लिख लेते हैं ए लिमिटेड कंपनी, पार्टनर ए नहीं, ए लिमिटेड कंपनी। ठीक है, ओके, बाजू में ये लिखने का पर्पस आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े कि ये असेट कौन ले गया था, लायबिलिटी कौन ले गया था, आपको बार बार क्वेश्चन में ना देखना पड़े, इसके लिए आपको लिख के रखने का। इसके बाद ए लिमिटेड टूक ओवर द लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्चर्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्चर्स एंड कैश एंड लायबिलिटी ऑफ द बैंक। ए लिमिटेड ने क्या क्या टेक ओवर किया, तो ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया था लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्चर्स, कैश एंड लायबिलिटी टू द बैंक एट द बुक वैल्यू। ठीक है, सो फिक्चर्स भी टेक ओवर कौन करेगा, तो ए लिमिटेड। ठीक है, और कैश कौन टेक ओवर करेगा, तो अगेन कैश पूरा ए लिमिटेड टेक ओवर करेगा। और लायबिलिटी टू द बैंक मीनिंग ओवरड्राफ्ट कौन टेक ओवर करेगा, लायबिलिटी टू द बैंक मीनिंग ओवरड्राफ्ट कौन टेक ओवर करेगा, वो भी ए लिमिटेड। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सारी जो असेट्स और लायबिलिटीज है टेक ओवर कौन कर रहा है, ए लिमिटेड। आगे सब कुछ बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे। फिर आगे बोला है स्टॉक इन ट्रेड वॉज टेकन ओवर एट द बुक वैल्यूज। स्टॉक इन ट्रेड चेक करें तो स्टॉक में दो स्टॉक है, आर का और डब्ल्यू का डिपार्टमेंट। ठीक है, तो वो बुक वैल्यू पे टेक ओवर करेंगे, मीनिंग आर डिपार्टमेंट को टेक ओवर कौन करेगा, ए, और डब्ल्यू को डिपार्टमेंट को टेक ओवर कौन करेगा, बी। मीनिंग ए लिमिटेड इतना स्टॉक टेक ओवर करेंगे 5,06,000 का, और बी लिमिटेड टेक ओवर करेगा 247,500 का स्टॉक टेक ओवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉक में बाइफर्केशन होगा। इसके बाद आगे पार्टनर्स वर टू बी पेड गुडविल फॉर आर, पार्टनर्स वर टू बी पेड गुडविल फॉर डिपार्टमेंट आर। पार्टनर्स को गुडविल भी पे करना है। गुडविल कितना होगा, तो डिपार्टमेंट आर का गुडविल है 1,10,000 और डब्ल्यू का गुडविल है 88,000। गुडविल की अमाउंट भी आपको दी है 1,10,000 एंड 88,000। तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे बैलेंस शीट में तो नहीं दी है, बट गुडविल की वैल्यू आपको अलग से दी है। तो ए लिमिटेड आर को टेक ओवर कर रहा है, तो ये ए की गुडविल है, यहाँ पे भी लिखेंगे ए की गुडविल है, और ये बी की गुडविल है, बी लिमिटेड कंपनी की। इसके बाद बोला है होल ऑफ द परचेज प्राइस वाज सेटिस्फाइड बाय अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स अंडर होल ऑफ द परचेज कंसिडरेशन सेटिस्फाइड बाय अलॉटमेंट ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। यानी पूरा का पूरा जो परचेज कंसिडरेशन लास्ट क्वेश्चन में जैसे इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में था, वैसा यहाँ पे पूरा का पूरा परचेज कंसिडरेशन कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ इक्विटी शेयर ओनली। अब आगे बोला है ए रिसीव। अब ए और बी, यहाँ पे ए और बी का मीनिंग क्या, तो यहाँ पे ए और बी का मीनिंग पार्टनर, यहाँ पे कंपनी नहीं है, यहाँ पे ए और बी का मीनिंग क्या, पार्टनर। ए रिसीव 5,20,500 इन ए लिमिटेड एंड बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड। आप समझो, जो पार्टनर ए है, ये पार्टनर ए है, पार्टनर ए को ए लिमिटेड के कितने शेयर्स मिले, तो 522,500, और बाकी के बी लिमिटेड के मिले, ऐसा बोला है, बाकी के बी लिमिटेड के मिले, बट बाकी के कितने वो हमें ढूंढना पड़ेगा। पार्टनर ए को, पार्टनर ए अब वो शेयर होल्डर बन जाएगा, पार्टनर ए शेयर होल्डर बनेगा कंपनी ए में और कंपनी बी में, दोनों में। पार्टनर ए, ऐसा नहीं कि पार्टनर ए कंपनी ए में ही शेयर होल्डर बनेगा, ऐसा नहीं है। पार्टनर ए विल बिकम शेयर होल्डर इन कंपनी ए प्लस कंपनी बी, यानी पार्टनर ए को कंपनी ए के भी शेयर मिलेंगे और कंपनी बी के भी शेयर पार्टनर ए को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ये बोला है कि ए, मिस्टर ए जो है पार्टनर, उसको ए लिमिटेड के शेयर कितने मिले, 522,500, और बी लिमिटेड के बैलेंस शेयर मिले, बैलेंस शेयर बी लिमिटेड के मिले। अभी बैलेंस कितने वो हमें ढूंढना है। सेम वे बी रिसीव शेयर्स ऑफ 350 to 240 इन बी लिमिटेड एंड बैलेंस इन ए लिमिटेड। मीनिंग क्या कि बी को, मिस्टर बी जो पार्टनर था, उसको बी लिमिटेड के शेयर इतने मिले और बाकी के ए लिमिटेड के मिले। ये बी जो पार्टनर है वो भी ए और बी दोनों में शेयर होल्डर होगा। पार्टनर बी जो पार्टनर है वो ए और बी दोनों में शेयर होल्डर होगा। उसमें बी में से उसको शेयर कितने मिलेंगे, तो 350 to 40, और ए में से कितने मिलेंगे, तो वो बैलेंस है। तो यहाँ पर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि बी को ए लिमिटेड कितने शेयर देगी, और ए पार्टनर को देने के लिए आपको ये ढूंढना है कि बी लिमिटेड कंपनी ए को कितने शेयर देगी। ठीक है, ये दो चीज़ हमें ढूंढना है, ये वर्किंग आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ। इसके बाद द फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेएबल बाय रिस्पेक्टिव कंपनीज वेयर इज अंडर। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस मीनिंग रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड वगैरह, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस का अमाउंट आपको दे दिया 14,308,8800। ये ए लिमिटेड का, ये बी लिमिटेड का फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यू कैन से, नॉट डिसोल्यूशन एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज लेटर सेटल एट द बुक वैल्यू बाय ए लिमिटेड। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या किया था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फिगर आप चेक करो कितना था, 196,900।
196,900 का ओवरड्राफ्ट था, इट वॉज लेटर ऑन सेटल एट द बुक वैल्यू, यानी 196,900 का पूरा पेमेंट कर दिया किसने, ए लिमिटेड कंपनी ने टेक ओवर करने के बाद। आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ लोन ऑफ 2,20,000 रेज्ड ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने ये लोन, ये ओवरड्राफ्ट टेक ओवर किसने किया था, ए लिमिटेड कंपनी ने। ए लिमिटेड कंपनी ने ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दिया, ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया, मीनिंग अब ओवरड्राफ्ट जो है वो परचेसिंग कंपनी ने पे कर दिया, बट वो परचेसिंग कंपनी ने ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए क्या किया, तो ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए एक और लोन लेके लोन पे की, ऐसा हुआ। 2,20,000 की लोन ली, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट करने के लिए क्या किया, तो ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट करने के लिए 2,20,000 की लोन ली, और ये 2,20,000 की लोन लेके ओवरड्राफ्ट को पे किया, मीनिंग ओवरड्राफ्ट के जगह अब नाम क्या आ जाएगा, लोन। ओवरड्राफ्ट की अमाउंट थी 196,900, अब ओवरड्राफ्ट की जगह क्या आ जाएगा, लोन, और उसकी अमाउंट कितनी होगी, 2,20,000। सो लोन पे करने के लिए लोन ली। बोथ द कंपनीज इशू फर्दर इक्विटी शेयर्स अंडर, बोथ द कंपनी इशूड फर्दर इक्विटी शेयर, मीनिंग जो परचेस कंसिडरेशन में शेयर इशू किए थे उसके अलावा बाहर मार्केट में शेयर इशू किए, परचेस कंसिडरेशन के ऊपर अलावा मार्केट में और शेयर इशू किए। ए लिमिटेड ने इशू किया था 22,000 और बी लिमिटेड ने इशू किया था 33,000। और यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड, ओनली ए लिमिटेड, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव ट्रांजैक्शंस, यानी पूरा क्वेश्चन ध्यान रख के आपको ए लिमिटेड जो परचेसिंग कंपनी है वो परचेसिंग कंपनी की ओनली बैलेंस शीट बनानी है, परचेसिंग कंपनी का ओनली बैलेंस शीट बनाना है। बट बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट परचेस कंसिडरेशन, एज यूजुअल क्वेश्चन में नहीं दिया है, परचेस कंसिडरेशन ढूंढना पड़ेगा। परचेस कंसिडरेशन ढूंढने के बाद लास्ट क्वेश्चन में जो हमने कैलकुलेट किया था कि परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट यहाँ पे तो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में ही होगा, पर प्रेफरेंस शेयर जैसा इस क्वेश्चन में नहीं है, तो परचेस कंसिडरेशन आप फाइंड करेंगे। परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट पूरा का पूरा इक्विटी शेयर में होगा, बट वो इक्विटी शेयर का पेमेंट ए को कितना होगा, पार्टनर ए को कितना मिलेगा, पार्टनर बी को कितना मिलेगा, वो यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं है, समझे। वापस एक बार, पहले क्या फाइंड करेंगे, जो परचेसिंग कंपनी है वो कितना परचेस कंसिडरेशन वेंडर कंपनी को देगी, वेंडर कंपनी को परचेस कंसिडरेशन, पार्टनरशिप फर्म को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा, बट वो परचेस कंसिडरेशन अल्टीमेटली किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। तो पार्टनर ए को कितना परचेस कंसिडरेशन मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, वो बोला नहीं है, आपको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको आधा आधा बाइफर्केशन आपको दे दिया है कि मिस्टर ए को ए लिमिटेड में से इतना मिलेगा, बाकी का बी का मिलेगा, मिस्टर बी को बी लिमिटेड में से इतना मिलेगा और ए लिमिटेड में से बाकी का मिलेगा, ये आपको बोला है। तो बाकी का कितना वो हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला काम कैलकुलेशन वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट कौन सी बनाएंगे, तो फर्स्ट वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। हम दोनों कंपनी की परचेस कंसिडरेशन फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कुछ असेट ऐसी है कि जो ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया, कुछ बी लिमिटेड ने टेक ओवर किया, कुछ लायबिलिटी ए ने टेक ओवर की, कुछ बी ने टेक ओवर की, तो हमको दोनों कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह आएगा कि बी लिमिटेड जो कंपनी है ना, वो बी लिमिटेड भी मिस्टर ए को शेयर्स देने वाली है, बी लिमिटेड कंपनी भी ए को शेयर देगी, बी लिमिटेड कंपनी बी को भी शेयर देगी, ए लिमिटेड कंपनी ए को भी शेयर देगी, ए लिमिटेड कंपनी बी को भी शेयर देगी। तो ए और बी को फाइनली कितने शेयर्स मिलेंगे उसका अगर बाइफर्केशन करना हो तो दोनों कंपनी का परचेस कंसिडरेशन ढूंढना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं वर्किंग नोट का पार्ट जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन। सो फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। सो परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करें तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे असेट्स। तो असेट्स में एक एक करके देखते जाते हैं। तो असेट्स में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के बाजू में हमने लिखा था कि ए ने टेक ओवर किया है, तो उसकी अमाउंट है 410300, ए ने टेक ओवर किया था। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नाम आएगा फर्स्ट असेट, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट 410300 लैंड एंड बिल्डिंग। सेकेंड फिक्चर्स 11,000, वो भी ए ने टेक ओवर किया था, फिक्चर्स 11,000। ये भी ए ने टेक ओवर किया था। आफ्टर दैट, आफ्टर फिक्चर्स डेटर्स में ए और बी डिपार्टमेंट के सेपरेटली आपको दे दिए। तो ए में है 140800 डेटर्स, डेटर्स 140800 एंड 237600। डेटर्स की वैल्यू 140800, 237600। स्टॉक ए और बी का ऑलरेडी बाइफर्केटेड है, 5,06,000 एंड 2,47,500। स्टॉक
5,06,000 and second part 247,500. स्टॉक की वैल्यू 5,06,000 247,500 स्टॉक हो गया। उसके बाद कैश बैलेंस 1100, कैश बैलेंस इज गिवन 1100। सो यहाँ पे कैश बैलेंस 1100। और असेट्स के सिवाय क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दी थी जो कंपनी पे करेगी, तो वो एडजस्टमेंट में आपको बोला है कि गुडविल की अमाउंट कितनी होगी। तो गुडविल की फिगर यहाँ पे चेक करें तो गुडविल है, ओके, गुडविल की अमाउंट क्वेश्चन में आपको यहाँ दी थी 1,10,000 88,000 नीचे दिया था गुडविल की फिगर 1,10,000 88,000। ओके, सो ये ऑल दी एसेट्स आर ओवर। फिर एसेट्स का टोटल कर देंगे बाद में। इसके बाद लायबिलिटीज लिख लेते पहले, फिर टोटल कर दें। सो लायबिलिटीज में फर्स्ट वन तो क्रेडिटर्स 338,800 डिपार्टमेंट ए और बी के अलग ही है। 338,800 डिपार्टमेंट ए का क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 338,800 और 57,200 डिपार्टमेंट बी का 57,200। नेक्स्ट वन लोन का बैलेंस। अब लोन में लोन का जो बैलेंस था उसमें लोन के सामने प्रेफरेंशियल इशू किए थे ए और बी ने अलग अलग। तो हमने आगे समझा था कि ए ने कितने इशू किए थे, बी ने कितने इशू किए थे, उसका बाइफर्केशन हमने देखा था। तो ए ने 15,840 और बी ने 10,560। यहाँ पे वो बाइफर्केशन आपको दिया था कि इतने प्रेफरेंशियल इशू किए थे। इसका मीनिंग इतना ए टेक ओवर कर रहा है, इतना बी टेक ओवर कर रहा है। तो अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। 15,840 ए टेक ओवर करेगा लोन में, 15,840 ए टेक ओवर करेगा। और सेकेंड वन 10,560 विल बी टेकन ओवर बाय बी। 10,560 विल बी टेकन ओवर बाय बी लोन में। आफ्टर लोन्स देयर इज ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पूरा ए ने टेक ओवर किया था 196,900। तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की अमाउंट ओवरड्राफ्ट 196,900 ए ने टेक ओवर किया था। आफ्टर ओवरड्राफ्ट देयर इज नो अदर लायबिलिटी। ओके, एंड फाइनली अब टोटल करें तो असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल करके नेट असेट फाइंड कर देंगे, मीनिंग परचेस कंसिडरेशन। असेट्स में 4,103,000 प्लस 11,000 प्लस 1,40,800 प्लस 5,06,000 प्लस 1,100 प्लस 1,10,000 comes to 11,79,200 और लायबिलिटीज में 338,800 प्लस 15,840 प्लस 196,900 comes to 551,540 551,540 minus 11,79,200 comes to 927,660 difference 927,660। दिस इज परचेस कंसिडरेशन ऑफ ए लिमिटेड। एंड सेम वे बी लिमिटेड का भी फाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट 237,600 प्लस 247,500 प्लस 88,000 आंसर 573,100 573,100 एंड लायबिलिटीज 57,200 प्लस 10,560 टोटल 67,760 माइनस 573,100 505,340। ओके, ये परचेस कंसिडरेशन आया ए और बी लिमिटेड का। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन में आपको ओनली बैलेंस शीट पूछा है कि बैलेंस शीट, इसमें भी बैलेंस शीट दोनों कंपनी की नहीं, जो परचेसिंग कंपनी है उसमें खाली ए लिमिटेड की बैलेंस शीट क्या होगी वो आपको क्वेश्चन पूछा है कि ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाओ। तो ए लिमिटेड की बैलेंस शीट बना दे, बट ये ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, ये जो परचेस कंसिडरेशन आया आप समझो, ये परचेस कंसिडरेशन में ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड इज अ परचेसिंग कंपनी, उसमें पार्टनर ए और बी दोनों शेयर होल्डर होंगे।
इवन बी लिमिटेड जो कंपनी है परचेजिंग कंपनी, इसमें पार्टनर ए और बी दोनों शेयर होल्डर होंगे। तो ये जो परचेस कंसिडरेशन आया, ये परचेस कंसिडरेशन में ए को भी शेयर मिलेगा, पार्टनर ए को भी शेयर मिलेगा, पार्टनर बी को भी शेयर मिलेगा। सेम वे ये परचेस कंसिडरेशन जो बी लिमिटेड की कंपनी की है उसमें भी ए को भी शेयर मिलेगा और बी को भी शेयर मिलेगा। अब इसमें ए का कितना और बी का कितना, यहाँ पे ए का और बी का कितना, ये बाइफिकेशन पूरा आपको दिया नहीं है, तो वो हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि टोटल जो परचेस कंसिडरेशन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड देगी उसमें ए और बी जो ओल्ड पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, उनको कितना मिलेगा। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन का वर्किंग हम वर्किंग नोट नंबर 2 में कर लेते हैं। उसके बाद फिर बैलेंस शीट जो पूछा है उस पर जाते हैं। सेकेंड नंबर वर्किंग नोट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी और बी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और ये दोनों किसको देने वाले हैं, तो ए और बी दो शेयर होल्डर है, ए और बी दोनों कंपनी में शेयर होल्डर है, दोनों को परचेस कंसिडरेशन मिलेगा। अब ए लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन देखो कितना है, 627660। तो यहाँ पे ए लिमिटेड का नाम लिखा, तो उसका टोटल आपके पास फिक्स है 627660, ये टोटल ए लिमिटेड का होना चाहिए फिक्स है। और बी लिमिटेड का 506340, इट वॉज 505340, 50 बी लिमिटेड का टोटल 505340। तो ये बी लिमिटेड का टोटल यहाँ पे रख देंगे 505340, ओके। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या और डेटा दिया था। तो क्वेश्चन में आपको ये बोला था यहाँ पे कि ए रिसीव शेयर्स ऑफ दिस अमाउंट इन ए कंपनी एंड बैलेंस ऑफ द शेयर्स इन बी कंपनी। मीनिंग क्या कि ए लिमिटेड कंपनी में से ए को, ए शेयर होल्डर है, ए पार्टनर था मीनिंग ओल्ड, ए को ए लिमिटेड कंपनी में से इतने शेयर्स मिलेंगे और बाकी के ए को जो शेयर्स मिलेंगे बैलेंस शेयर्स वो बी लिमिटेड में से मिलेंगे, ऐसा बोला था आपको। तो इसका मीनिंग ये हुआ 522500 ए लिमिटेड से, यहाँ पे ए लिमिटेड कंपनी का नाम है और यहाँ पे पार्टनर ए का नाम है। तो ए लिमिटेड में से ए को कितना मिलेगा, तो ए लिमिटेड में से ए को मिलेगा 522500, ये क्वेश्चन में आपको बोला है इतना मिलेगा, ठीक है। और बाकी का बी लिमिटेड से मिलेगा, ऐसा बोला था, बाकी का 522500 ही मिला और बाकी का बी लिमिटेड से मिलेगा। ये बाकी का कितना ये पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इसके बाद आगे बोला था क्वेश्चन में कि बी लिमिटेड कंपनी में से बी को कितना मिलेगा, तो बी लिमिटेड कंपनी में से बी को मिलेगा 350240, बी लिमिटेड कंपनी में से बी को। तो यहाँ पे हमने दोनों का नाम लिख के रखा है, बी लिमिटेड कंपनी, इसमें से बी को, बी लिमिटेड में से बी को कितना बोला था 350240, ये बी लिमिटेड में से बी को मिलेगा और बाकी का ए में से मिलेगा। अब कैलकुलेट करें तो ए लिमिटेड का टोटल है 627660, उसमें से ए का माइनस करो 522500, तो बी का आंसर है 105160 एंड 5 बी में है सेम वे 505340 माइनस 350240, तो आंसर आ रहा है 155,100। ये फाइनली ए और बी को इतना परचेस कंसिडरेशन पे होगा। सो ए लिमिटेड का टोटल परचेस कंसिडरेशन इतना है, उसमें ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिलेगा। बी लिमिटेड का परचेस कंसिडरेशन ये है, इसमें ए को इतना मिलेगा, बी को ये मिलेगा, ठीक है। ये हमारा बाइफिकेशन वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। इसके बाद परचेस कंसिडरेशन हो गया, वर्किंग नोट डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब क्वेश्चन में आपको जो फाइनली पूछा था कि बैलेंस शीट बनाओ, तो वो बैलेंस शीट फॉर्मेट ड्रॉ करके फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आएगा फर्स्ट पॉइंट स्टार्टिंग, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग, इसमें सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल। ओके, इस क्वेश्चन में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं,
तो इसके लिए नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शेयर कैपिटल के नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर कैपिटल ए लिमिटेड ने कितना इशू किया था, तो एक वर्किंग अपने पास यहाँ पे है कि ये जो भी परचेस कंसिडरेशन है पूरा का पूरा, ये 627660, ये पूरा का पूरा परचेस कंसिडरेशन जो है ये वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में इशू करने वाले हैं। प्लस इसके सिवाय क्वेश्चन में आपको ये बोला था लास्ट में कि कंपनी ने मार्केट में एडिशनली शेयर इश्यू किए थे 22,000 के, एडिशनली मार्केट में शेयर इश्यू किए थे कितने के, 22,000 के। तो 22,000 के जो शेयर्स इश्यू किए थे वो एडिशनली ऐड होगा। तो एक आंसर आएगा 627660, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख सकते हैं 627660 के परचेस कंसिडरेशन के शेयर इशू करेंगे, प्लस 22,000 के शेयर इशू किए थे मार्केट में, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इशू किया था। तो टोटल करें तो 627660 प्लस 22,000 कम्स टू 649,660। ओके, इक्विटी शेयर लिखने के बाद फिर सेकंड इसके बाद आएगा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में कोई है नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट में तो हो नहीं सकते, और क्वेश्चन में कहीं आपको ऐसा बोला नहीं कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, बट एक जगह पे यहाँ पे ऐसा था कि जो लोन थी, लोन का जो बैलेंस था 26,400, उसके अगेंस्ट में 15,1580 के जो प्रेफरेंस शेयर्स रहे, लोन का जो बैलेंस था 26,400, उसके अगेंस्ट में ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। ए लिमिटेड ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे 15,840 के, तो उसको यहाँ पे हम शो कर देंगे 15,840 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे आएगी 15,840, ये आएगा 15,840 पे यहाँ पे शो करेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल हो गया, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई रिजर्व तो टेक ओवर होता नहीं है, बट कंपनी ने आपको क्वेश्चन में ये बोला था कि फॉर्मेशन एक्सपेंस पे किया था, यहाँ पे बोला था फॉर्मेशन एक्सपेंस 14,300 का फॉर्मेशन एक्सपेंस पे किया था। अब ये फॉर्मेशन एक्सपेंस जो पे किया था तो उसकी एंट्री होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू कैश और बैंक। अमाउंट है 14,300। अब कोई रिजर्व है नहीं, और अगर आप रिजर्व पीएनएल अकाउंट को डेबिट करोगे तो डेबिट बैलेंस पे नहीं, माइनस साइन से शो करेगा। सो यहाँ पे आंसर आएगा 14,300 पीएनएल का बैलेंस, बट नेगेटिव साइन से। और इसके सिवाय कोई रिजर्व हो नहीं सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में जो रिजर्व होता है ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनरशिप फॉर्म में, वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके सिवा और कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस में और कुछ नहीं। इसके बाद सीधा पॉइंट नंबर बी पे चले जाते हैं। पॉइंट नंबर बी आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, अब नॉन करंट लायबिलिटीज में आप देखो तो टेक ओवर क्या किया था, तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, लोन है, ओवरड्राफ्ट है, तीन ही है, क्रेडिटर्स, लोन, ओवरड्राफ्ट। इसमें से लोन जो है ये लोन नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट था बट अब नहीं है, क्योंकि लोन को हमने प्रेफरेंस शेयर के फॉर्म में रीपेमेंट कर दिया। बट ओवरड्राफ्ट जो था, ये ओवरड्राफ्ट का भी पेमेंट कर दिया। ओवरड्राफ्ट के पेमेंट के लिए आपको ऐसा बोला था कि ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए एक और लोन ली थी 2,20,000 की। ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करने के लिए लोन ली थी 2,20,000 की। तो अब वो 2,20,000 की जो लोन है, ये ओल्ड लोन जो थी बैलेंस शीट में जो टेक ओवर की थी, वो तो रीपेमेंट हो, उसको तो प्रेफरेंस शेयर दे दिए, इसलिए प्रेफरेंस शेयर आ गए। बट इसके अलावा क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट जो था, वो ओवरड्राफ्ट का रीपेमेंट करने के लिए लोन लिया था, तो वो जो नया लोन लिया था 2,20,000 का, उसको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अमाउंट वॉज यस 2,20,000, तो उसको यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज़ में शो करना पड़ेगा 2,20,000। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ वैसे थी नहीं, रीपेमेंट कर दिया था, बट ये नई लोन ली, इसको यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में कौन है, तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर है क्रेडिटर्स। और फाइनली अब लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स लिखने के बाद और कोई बैलेंस नहीं है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल करके आप टैली कर सकते हैं। लायबिलिटी साइड टोटल करें तो 649,660 प्लस 15,840 माइनस 14,300, डेबिट बैलेंस सब माइनस किया, प्लस 2,20,000 प्लस 3,38,800, टोटल कम्स टू 12,10,000। टोटल कम्स टू 12,10,000, ये लायबिलिटीज़ का टोटल हुआ। अब आगे कैलकुलेशन असेट्स का साइड स्टार्ट करें तो सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, तो नॉन करंट असेट्स में भी सबसे पहले फिक्स असेट्स। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स, उसमें भी फर्स्ट टेंजिबल एंड देन इंटेंजिबल। तो टेंजिबल असेट्स में कितना था वो चेक कर ले। तो टेंजिबल असेट्स में लैंड बिल्डिंग है 410, लैंड एंड बिल्डिंग पूरा ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया था 410,300। तो यहाँ पे बाजू में लिखते जाते हैं। इसका नोट आपको बनाना तो नोट बना के आप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। फर्स्ट वन वॉज टेकन ओवर लैंड एंड बिल्डिंग 410,300। इसके बाद फिक्चर्स था टेक ओवर, वो भी ए लिमिटेड ने किया था।
फिक्चर्स बैलेंस वॉज 11,000, ये भी पूरा ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया था. सो ए लिमिटेड फिक्चर्स 11,000. आफ्टर दैट डेटर्स 140,800. ओके, वो तो फिक्स असेट में अभी नहीं आएगा. फिक्चर्स लैंड एंड बिल्डिंग हो गया. और फिक्स असेट्स में टेंजिबल में और कुछ नहीं, डेटर्स है, उसके बाद स्टॉक है, कैश एंड बैंक बैलेंस है, और गुडविल आएगा बट इंटेंजिबल असेट्स में. तो टेंजिबल असेट्स में ये दो ही है, 410,300 प्लस 11,000, टोटल 421,300 आउटर कॉलम में. सेकेंड इंटेंजिबल असेट्स, तो इंटेंजिबल असेट्स में एक ही है, दैट इज गुडविल. इंटेंजिबल असेट्स में एक ही है गुडविल, और गुडविल का पेमेंट हमें क्वेश्चन में ऊपर दे दिया था कि गुडविल कितना होगा. तो गुडविल की अमाउंट थी 1,10,000, वो यहाँ पे शो कर देंगे. गुडविल 1,10,000 गुडविल. ये नॉन करंट असेट्स होगी. नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स हो गया. इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड वगैरह कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में. फिर सीधा करंट असेट्स. तो करंट असेट्स में सबसे पहले डेटर्स और यू कैन से ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल लिख सकते हैं आप. डेटर्स में 140,800, अमाउंट इज 140,800. सेकेंड स्टॉक की अमाउंट है 5,06,000. स्टॉक की अमाउंट है 5,06,000. एंड देन आफ्टर स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस. तो कैश एंड बैंक बैलेंस उसमें कैलकुलेशन आपको शो करना पड़ेगा. कैश एंड बैंक बैलेंस में 1100 का बैलेंस था. अब 1100 के बैलेंस में क्या क्या चेंज आया था वो देखते जाते. बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हुए थे कैश एंड बैंक बैलेंस में. तो कैश एंड बैंक बैलेंस में सबसे पहले मार्केट में इक्विटी शेयर इशू किए थे. कितने के? 22,000 की इक्विटी शेयर इशू किए थे. तो उससे कैश इनफ्लो होगा. तो 1100 प्लस 22,000 कैश इनफ्लो होगा. इसके अलावा कैश इनफ्लो कहाँ से हुआ था? तो 2,20,000 की लोन ली थी. ये 2,20,000 की लोन ली थी, तो वहाँ से कैश इनफ्लो होगा. सो 2,20,000 एक और कैश इनफ्लो होगा. फिर इसमें से ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था. तो ओवरड्राफ्ट की अमाउंट है क्वेश्चन में 1,96,900, उसको हमने पे किया था. तो माइनस 1,96,900 ओवरड्राफ्ट का पेमेंट किया था. और एक और पेमेंट किया था फॉर्मेशन एक्सपेंस का. फॉर्मेशन एक्सपेंस की अमाउंट है 1,43,000, वो पे किया था. तो फॉर्मेशन एक्सपेंस और माइनस करें 1,43,000 फॉर्मेशन एक्सपेंस की वैल्यू. ठीक है, इतने एडजस्टमेंट्स है क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, और ये फॉर्मेशन एक्सपेंस हो गया. एंड इतने एडजस्टमेंट्स के बाद जो फाइनली आंसर आएगा वो कैश बैलेंस आउटर कॉलम में शो करेंगे. 1100 प्लस 22,000 प्लस 2,20,000 माइनस 1,96,900 माइनस 1,43,000 comes to 3,19,000. 3,19,000. एंड फाइनली अब असेट्स का टोटल करें तो 421,300 प्लस 1,10,000 प्लस 140,800 प्लस 5,06,000 प्लस 3,19,000 comes to 12,10,000. ठीक है, बैलेंस शीट टोटल 12,10,000. असेट्स एंड लायबिलिटीज मैच हो जाएगा. सो दिस सिंपल बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड. एंड क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था. मेनली आपको जस्ट परचेज कंसिडरेशन फाइंड करने में ध्यान रखना था कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड कितना टेक ओवर करेगा, और उसके ऊपर से फिर बैलेंस शीट आपको सिंपल सा पूछा था. यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.